वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इज विथ हिस्ट्री क्लास। ये वीडियो काफ़ी काफ़ी टाइम बाद आ रहा है ड्यू टू हेल्थ रीजंस। ये चैप्टर इंक्लूड करता है राज्यसभा और बाकी के कुछ और पार्ट्स जो 10th सिविक्स ICSE को डील करेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिशन एंड इलेक्शन, ये हम राज्यसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके कॉम्पोजिशन यानी कितने लोग, कितने लोग हो सकते हैं कॉम्पोजिशन में, यानी राज्यसभा में हमारे पास कितने लोग हैं। तो हमारे पास है टोटल 250 लोग, उससे ज़्यादा नहीं, 250 से ज़्यादा नहीं। 250 के आगे NO याद रखिएगा, नॉट T भी याद रख लीजिएगा, नॉट मोर देन 250। तो 250 में 238 लोग आएंगे जो इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड वर्ड हम लेमन भाषा में समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग जब इकट्ठे किसी एक को चुनते हैं, और नॉमिनेटेड कोई एक या दो लोग किसी एक को चुनते हैं। जस्ट लेमन भाषा में समझाने के लिए बता रही हूँ। इलेक्शन जब होता है, हम लाइन लगाते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हैं, किसी एक को वोट करना है। नॉमिनेटेड में हमारा रोल नहीं है, हमने कभी प्रेसिडेंट को चुना है क्या? नहीं चुना है। खैर वो नॉमिनेटेड नहीं आता, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि नॉमिनेटेड शब्द का मतलब है कि आप किसी एक या दो के थ्रू चुने जाएंगे, बहुत से आबादी में नहीं, बहुत से लोग आपको चुनेंगे नहीं। आगे देखते हैं। ये जो 238 लोग हैं, ये स्टेट और यूटी के पॉपुलेशन से आएंगे, यानी इंडिया में अभी जितना स्टेट है और जितनी यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, उनमें से ये 238 लोग आएंगे चुनकर। और नॉमिनेटेड में यहाँ पे मैंने जैसा कहा कि एक या दो लोग चुनेंगे। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, अभी तो हमारी द्रौपदी मुर्मू मैम है, वो कुछ लोगों को चुनेंगे। वो लिटरेचर फील्ड के हो सकते हैं, कोई लेखक हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई आर्ट्स के का हो सकता है, कोई सोशल सर्विस वाले हो सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए। एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकते हैं, हेमा मालिनी, सचिन, रेखा, सोनल मानसिंह, पीटी उषा। यहाँ मैंने कुछ फोटोज लगाए हैं, आप मुझे बाद में बताना कि किनका है। जितना मैं जानती हूँ इनको तो खैर सब इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, इन दोनों का आप बताइएगा। इलेक्शन कैसे होता है राज्यसभा में, अगर आपको जाना है तो क्या करना होगा भाई। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड बाय द, आपको कौन चुनेगा? ऑलरेडी जो चुने हुए होंगे। ये याद रखिए, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। लोकसभा मतलब लोगों की सभा, उसमें लोग आएंगे, हम आएंगे, आम आदमी, पूरा जनता। लेकिन जब राज्यसभा में होगा, राज्यसभा की बात हो रही होगी, तो आम आदमी का कोई रोल नहीं है। तो किसका रोल है? इनमें इलेक्टेड मेंबर्स का रोल है। इलेक्टेड मतलब ऑलरेडी चुने हुए, जो ऑलरेडी मिनिस्टर बना है वो वोट करेगा। ऑलरेडी जो उस पद पे बैठा है वो दूसरे के लिए वोट करेगा। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कहाँ के? लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले तो LA क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? कोई भी स्टेट का विधानसभा। क्या आप मुझे बताएंगे इंडिया में कितने स्टेट्स में विधानसभा है? तो इसका मतलब यही है ना कि हर राज्य में विधानसभा नहीं है। जी नहीं, इंडिया में हर राज्य में विधानसभा नहीं है। तो विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। विधानसभा क्या है? पूरे इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा है इंडिया का स्टेट में, उसी को विधानसभा बोलते हैं। एक एक सभा होगा, नहीं तो इंडिया में काम कैसे चलेगा। तो वो जो सभा है विधानसभा, उसका इंग्लिश का नाम है लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे वो चुनेंगे किसको? राज्यसभा के लोगों को। हमने यहाँ लिखा है ना स्टेट्स। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वोटिंग की जाती है और राज्यसभा में लोगों को चुना जाता है। इसके बारे में अगर कोई जानना चाहे तो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
बस आपको पता होना चाहिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ठीक है। इसका एक प्रोसेस है, इसका एक फ्रैक्शन में कैलकुलेशन है, बट आई डोंट थिंक आपकी बुक में इतना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म, कितने साल तक रहेंगे राज्यसभा के लोग? राज्यसभा पहले तो डिसॉल्व नहीं होता, मतलब लोकसभा जैसे अभी 17th चल रहा है ना, राज्यसभा शुरू से है तो वो है ही, वो कंटिन्यू है, सब्जेक्ट टू नो डिसोल्यूशन ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर आप उसके सदस्य हैं तो आप 6 साल तक वहाँ बैठेंगे, 6 साल तक। और एक बात है, अगर आप उसके सदस्य हैं तो हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स उसका रिटायर होते हैं। एज्यूम कीजिए 250 लोग अगर हैं, अगर रिटायर ना करें तो कितना ज़्यादा वहाँ आबादी हो जाएगा। 250 सीट्स हैं पर लोग हर 6 साल पे आ रहे हैं और रिटायर ना करें तो कितना मेसी हो जाएगा। बस समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको बस याद रखना है कि लोगों का टर्म है 6 साल। और एक तरीका है कि हर 2 साल पे 1/3 लोग वहाँ से रिटायर करेंगे, 2 साल पे, ठीक है। याद करने का क्या तरीका हो सकता है इसका कि 1/3, ठीक है। अब तो आज कुछ काम कर नहीं रहा, 1/3 और इधर 2, ये याद रखना है आपको। 1/3 मेंबर्स कितने साल में भाई? तो 2 साल में, ओके। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 3 2 जा 6 ना, 3 2 जा 6, तो यही 6 को यहाँ याद कर लीजिए, 6 साल में, 6 साल तक जरूर रहेंगे। नेक्स्ट, मेंबर्स कैन बी री इलेक्टेड। तो अगर आज मैं इलेक्टेड मतलब राज्यसभा के सदस्य हूँ, 6 साल हो गया मुझे अभी वहाँ से हटना है, लेकिन मैं फिर से चुनी जा सकती हूँ, मैं वापस आऊँगी। लोग मेरा इम्पैक्ट जानते हैं, लोग मुझे समझते हैं, लोगों ने देखा है मेरा काम, मतलब इलेक्टेड लोगों ने देखा। आम आदमी तक तो मैं अपना कर्म नहीं पहुँचा पा रही हूँ, जानते भी हैं मुझे तो मुझे वोट नहीं कर सकते। तो ये जो इलेक्टेड लोग हैं वो मुझे जानते हैं, तो वो मुझे दोबारा से उस पोस्ट के लिए चुन सकते हैं। री इलेक्टेड के लिए मैं रेडी हूँ, मैं एलिजिबल हूँ। ये बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका क्या क्वालिफिकेशन होगा? जैसे हमने लोकसभा का पढ़ा है वैसे ही याद रखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया दोनों में कॉमन है। आपका साउंड माइंड होना चाहिए, आप मेंटली स्टेबल हो, ये दोनों में कॉमन है। और आई थिंक ये वैलिड पॉइंट भी है। हाँ, उसमें था कि आपका एज 25 होना चाहिए लोकसभा में, अगर आपको याद है, आपका एज 25 साल होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा आपका एज 30 इयर्स होना चाहिए, शुरुआती दौर में 30 इयर्स। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यहाँ के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, आप मोटा मोटी समझिए, जो चेयरमैन होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो क्या राज्यसभा का और कोई पोस्ट नहीं होता? नहीं, राज्यसभा का सिर्फ एक पोस्ट होता है, आपका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। लोकसभा का क्या था? स्पीकर। राज्यसभा का क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, याद रखिए, वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। जो अभी के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, कौन है बताइएगा? जो अभी के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, वही हमारे एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। बिल्कुल भी 2 अलग अलग पर्सन का नाम नहीं, 2 पोस्ट नहीं। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने आप को ये भी समझेंगे, भाई मैं वाइस प्रेसिडेंट तो हूँ, मैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी हूँ, किसका? राज्यसभा का। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। पावर्स क्या है इनके पास, देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, जब वर्ड लेजिस्लेटिव आएगा ना, दिमाग में याद रखिए फ्रेम करना, कुछ नियम बनाना है मुझे। पहले तो यहाँ मैंने 3 लिस्ट के नाम लिखे हैं,
ये बहुत ज़रूरी है। 3 लिस्ट के नाम बहुत ज़रूरी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यूनियन यूनियन लिस्ट मतलब एक ऐसा लिस्ट जो इंडिया को रिलेट करता है, यानी इंडिया के अंदर में क्या क्या लॉज बनने चाहिए उससे रिलेट करता है यूनियन लिस्ट। यूनियन का मतलब है इंडिया, वर्ड का मतलब है इंडिया। उसके बाद हम आते हैं स्टेट लिस्ट, जो सिर्फ स्टेट से रिलेट करेगा। स्टेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्टेट में उनके क्या बदलाव होने चाहिए, क्या एक्सपेंसेस खर्चे होने चाहिए, क्या प्रॉफिट होना चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट वर्ड का मतलब है स्टेट भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, यूनियन भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से बताती हूँ। यूनियन लिस्ट में अगर आपको पता है तो डिफेंस आता है, उसके अलावा आपका डिफेंस के अलावा आपका रेलवेज आता है, फिनेंस आता है, ये सब आपका यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। लेकिन अगर मैं स्टेट लिस्ट के बारे में बात कर रही हूँ तो आपका ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, पुलिस, ये सब स्टेट लिस्ट में आती है। ठीक है। कॉन्करेंट में दोनों का थोड़ा थोड़ा सा आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको ओवरऑल बता दे रही हूँ कि अगर सोचिए, अगर एजुकेशन आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है, फॉरेस्ट आपका कॉन्करेंट लिस्ट में है, अगर सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर सर को इंडिया में पूरा कुछ बदलाव करना है तो डिफेंस में बदलाव करना है, तो डिफेंस किस में आ रही है, यूनियन लिस्ट में। वो इजीली कर सकते हैं, उनको किसी भी स्टेट के लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टेट लिस्ट में किसी एक सब्जेक्ट पे चेंज करना है तो स्टेट के पास पूरा राइट है कि वो उसको चेंज कर सकता है। स्टेट उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किसी को करने देगा। हाँ, अगर उसको फिनेंस चाहिए तो वो यूनियन के पास जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये देखा गया है कि स्टेट खुद से करता है। उसके बाद हम आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे। अगर एक सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर तो उसमें स्टेट भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, यूनियन भी कंट्रीब्यूशन करेगा। सोचो उड़ीसा में एक स्कूल खोलना है, एजुकेशन पे आते हैं, तो स्टेट भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, नवीन पटनायक सर, और नरेंद्र मोदी जी भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। दोनों के कंट्रीब्यूशन से वो आपका स्कूल खुलेगा। ठीक, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। यूनियन वर्ड याद रखिए, पूरा इंडिया, स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट, कॉन्करेंट दोनों। रेसिडुअरी पावर्स, इसका मतलब क्या है, इट कैन मेक लॉज टू ऑल मैटर विच आर नॉट मेंशन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। इन 3 लिस्ट में अगर कुछ रह गया है तो उस पर भी नियम बनाने का अधिकार है। किसके पास है, राज्यसभा के पास। आर से रेसिड्यूरी, आर से राज्यसभा, याद रखिएगा। तीनों में अगर कुछ रह गया, सोचिए एक पॉइंटर रह गया, कोई मेंशन नहीं किया इसमें, तो वो उस चीज पे भी कोई भी नियम, कोई भी लॉ बनाने का अधिकार राज्यसभा के पास है। ऑर्डिनेंस, एन ऑर्डर मेड बाय गवर्नमेंट और एनी हायर अथॉरिटी, प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डर गवर्नमेंट अगर देता है उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, ये बहुत अर्जेंसी में कोई ऑर्डर होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इशू करते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आप लेमन लैंग्वेज में बोलो तो सोचिए मुझे अर्जेंसी में कुछ काम निकलवाना है, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर में, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इशू करेंगे कि भाई इसका बहुत अर्जेंसी, इसका काम होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट इशू करेंगे ऑर्डिनेंस। पार्लियामेंट जब सेशन पे नहीं होगा, हमने 3 सेशंस पढ़े थे, हमने बजट वाला, मानसून वाला, विंटर वाला पढ़ा है। ये मीटिंग्स होते हैं ना, कुछ अर्जेंट बातें मीटिंग्स होते हैं, लेकिन मीटिंग्स अगर नहीं हो रहा है तब मुझे कुछ काम है तो उसमें प्रेसिडेंट इशू करेंगे। वो तब इशू करेंगे जब मैटर जेन्युइन सीरियस होगा, है ना। और ये प्रेसिडेंट मतलब उनसे हायर कौन ही है, तो हायर अथॉरिटी इशू करते हैं ऑर्डिनेंस जब कुछ अर्जेंसी होता है, एक ऑर्डर है, वो एक तरह का ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है। रेसिडरी मतलब क्या था, ऐसा चीज जो तीनों लिस्ट में किसी में मेंशन ना हो, ऐसा चीज के ऊपर नियम बना सकता है कौन, राज्यसभा। 8 से रेसिडरी, 8 से राज्यसभा। ऑर्डिनेंस,
कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर प्रेसिडेंट या कोई हायर अथॉरिटी इशू कर दे जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ये आपको जरूर लिखना है। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, आप ये नहीं भूलेंगे। तब तो लोगों को लगेगा कि अच्छा मीटिंग था ना, मीटिंग में लिखवा लिया होगा कि ऑर्डिनेंस इशू कर दो। नहीं, मीटिंग में नहीं हुआ है। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ये याद रखें। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन स्टेट, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पार्लियामेंट बिकम्स द लेजिस्लेचर इन द स्टेट, ये उसी की एग्जाम्पल दिया है। कई बार क्या होता है, हुआ भी है, आप बाद में चेक कर लेना। झारखंड में एक बार क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया था, यानी कि वहाँ के पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया था कि लोग किसी की बात कोई नहीं सुन रहा था और सीएम और गवर्नर दोनों के पोस्ट खाली हो गए थे, या शायद सीएम के। आप लोग में से अगर कोई मुझे बता पाए कि एग्जैक्ट बात क्या था, क्योंकि मैं बता दूंगी पूरा तो आप शायद सर्च ना करो, तो आप देख के मुझे बताना। मैं बस इतना आपको बता दे रही हूँ, एक ब्रेकडाउन हो गया था। ब्रेकडाउन मतलब काम नहीं चलना। तो अगर आप सोचिए, इतना ऊंचा पोस्ट जो पूरे स्टेट को रन कर रहा है, वहीं अगर काम नहीं चल रहा है तो स्टेट के जो लोअर ग्राउंड लेवल पे लोग, उनका काम कैसे चलेगा। ये ब्रेकडाउन हो गया था। तो फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट बिकम्स द लेजिस्लेचर। ऐसे केस में क्या होता है कि जब कोई स्टेट में पॉलिटिकल पूरा बैकग्राउंड पूरा ब्रेकडाउन हो जाए, पॉलिटिकल कुछ ना चले, तो ऐसे में पार्लियामेंट फ्रेम में आते हैं। पार्लियामेंट इंक्लूड्स व्हाट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। वो जो नियम बनाएंगे वो स्टेट के लिए वो नियम लागू होगा। मतलब अगर सोचिए बी नाम का एक स्टेट है, ओके, बी नाम का एक स्टेट है, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है बिल्कुल, मतलब यहाँ के सीएम, गवर्नर, जो भी हायर अथॉरिटीज हैं जो स्टेट को रन कर रहे हैं, वो जा चुके हैं कहीं, या उनसे नहीं हो रहा है, या कोई भी ऐसा रीजन है। तो जो हमारे पार्लियामेंट है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये नियम बना के ये एरिया को चलाएंगे। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन मशीनरी, या ब्रेकडाउन, ठीक है ना, ये चलाते हैं। इसको प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। तो जो भी हो, पार्लियामेंट के अंदर में ही प्रेसिडेंट आते हैं, तो इसलिए बहुत लोग कंफ्यूजन ना करें। तो इसके लिए अगर आप ऑर्डिनेंस ले रहे कि मेरे को वो जगह रन करनी है, तो प्रेसिडेंट उसके लिए भी इशू करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन यही होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक राज्य में हुआ और एक बार हुआ है, 2-3 बार हो चुका है, आप बाद में चेक कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। फिनेंशियल पार्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मनी बिल उतना आपके बुक में एलाबोरेट करके नहीं दिया है, मैं भी आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग है। मनी बिल, मनी बिल पहले तो मनी बिल नाम से पता चल रहा होगा, पैसों का पूरा लेन देन, एक्सपेंस, आपका पूरा रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किया जाता है बिल में, ये लोकसभा इंट्रोड्यूस करती है। यानी लोकसभा से ही जाएगा मनी बिल। कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। तो क्या राज्यसभा उसको अपने पास रख लेंगे, नहीं। जैसे सोचिए मैं क्लास टीचर हूँ, मैंने पेपर को वेरीफाई करने के लिए क्लास के मॉनिटर को दिया, एक नॉर्मल पेपर को मैंने वेरीफाई करने क्लास के मॉनिटर को दिया कि जस्ट गो थ्रू दिस पेपर, वो वेरीफाई करके इंस्टेंट मुझे लौटा रहे हैं, ठीक है। तो मनी बिल में क्या होता है, आप राज्यसभा को दे तो देंगे, लेकिन आप उसको बोलेंगे कि भाई मुझे अभी मत दो, मुझे 14 डेज के अंदर देना, 14 डेज आप मुझे देना। तो राजस्व उसके अकॉर्डिंग दे देता है। पूरा आपके बुक में है ही नहीं, तो बस इतना याद रखिए कि लोकसभा में ही जारी होता है। अगर आपके एमसीक्यू में आया है मनी बिल इज जनरेटेड और इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, फॉल्स, पूरा गलत, रॉन्ग। लोकसभा याद रखिए, ओनली लिखा है, बिल्कुल याद रखना। आप एमएल करके याद कर सकते हैं, मनी बिल, एनएल फॉर लोकसभा। पार्लियामेंट यूनियन बजट पास करता है, ये बजट हर साल आता है, पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये वही पास करे, नहीं तो और कौन है बताइए उससे ऊपर। गवर्नमेंट में डिमांड फॉर फ्रेश डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब एक काइंड ऑफ मनी होता है, ठीक है, वो पेपर मनी हो सकता है, आपका कोई ट्रांजेक्शन के थ्रू हो सकता है, एक्स्ट्रा अमाउंट अगर मुझे चाहिए, मुझे पता चल गया कि पिछले बार मेरा एक्स्ट्रा खर्चा था, तो गवर्नमेंट उसके लिए डिमांड कर सकता है, ठीक है। वोट एंड अकाउंट क्या होता है, it authorizes the executive to draw funds from the legislative, executive, judiciary, 3 ग्रुप था ना, इसको मैं लेज करके याद रखती हूँ हमेशा, और मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी लेज करके याद कराया है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ओके। तो ये जो ई है लेज,
ई। तो राज्यसभा के पास ये पावर्स है कि भाई जो भी हो, फाइनेंशियल पावर्स में क्या होता है कि इट ऑथराइज एग्जीक्यूटिव के पास ये राइट देता है कि भाई आप पैसे निकाल सकते हो। कौन से फंड से? कॉन्सोलिडेटेड। तो क्या ये फंड से कोई भी निकाल सकता है? जी नहीं, ये फंड इंडिया का पूरा फंड है। ठीक है, अर्जेंसी केस में आप इससे पैसे निकालते हो। सैलरीज भी मोस्टली इस फंड से दी जाती है। एक और फंड है कंटिजेंसी फंड, लेकिन मोस्टली कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसे निकाले जाते हैं। तो वोट एंड अकाउंट क्या कहता है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, कुछ अर्जेंट केस आ गया, कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, जैसे अज्यूम करने के लिए बोल रही हूँ, तो ये फंड से आप निकाल सकते हो। ये अलाउ करता है आपको कि आप निकाल सकते हो। सैलरीज भी आप इसी से निकालते हो, और ये पार्लियामेंट डिसाइड करके भाई आपका कितना सैलरी होना चाहिए, इसी फंड से निकलेगा। टैक्स क्या है? नो टैक्स कैन बी इम्पोज विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। हम अभी भी कितना टैक्स पे कर रहे हैं? हम तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग पे कर रहे होंगे, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट ने कितना टैक्स का स्लैब रखा है, कितना पे करना है सबको, कितनी सैलरी के ऊपर आपका टैक्स का ये कटेगा। तो ये सारे फाइनेंशियल पावर्स है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट, बस लास्ट के 2-3 स्लाइड और होंगे। अमेंडमेंट मतलब होता है बदलाव। आप बदलाव की तरह इसको समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव आए तो देखते हैं। बोथ हाउस कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हम कहते हैं कि दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउस के लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक है, 90 लोग अगर बैठे हैं तो उसका 2/3 60, उतना मेजोरिटी होना चाहिए जो बैठकर प्रेजेंट हो, जो बैठे हो प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हो। इतने लोगों ने अगर वोट दिया कोई एक मुद्दे पर, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बदलाव ला सकती हूँ। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को हम बदलाव ला सकते हैं। बहुत से लोग शायद ये सोचते हैं कि जो बन चुका 1950 में एंड हो गया वो हो गया। नहीं, हम तो कितना किए हैं बदलाव। बजट सेशन हमने पढ़ा था 3 सेशंस। एक कट मोशन जारी किया जाता है पार्लियामेंट के डिसीजन से। याद रखिए, पार्लियामेंट के डिसीजन के बिना कुछ भी नहीं होगा। ये किस तरह का बन गया? ठीक है, कट मोशन, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमने ऐड किया है तो हमको उसको डिडक्ट करना है। बस ओवरऑल उसका यही मतलब है। कट का मतलब ही है कि आप अगर एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ ऐड किए हो तो आप उसको वहां से हटा रहे हो। और क्या है? एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा। जस्ट अ मिनट। कट मोशन ये भी कहता है कट मोशन ये भी कहता है ये पावर्स लोकसभा के लोगों को मिला गया है। ठीक है, कट मोशन वाला पावर्स लोकसभा को मिला गया है ताकि अगर कोई डिमांड एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा डिमांड कुछ है फाइनेंशियल बिल में या फाइनेंस बिल में एक्स्ट्रा कुछ है, तो उस पर आप अपोज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला एक्स्ट्रा खर्चा है तो भी हम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं सहेंगे या सहने देंगे। आप सामने वाली पार्टी को देख रहे हो, उसने कुछ एक्स्ट्रा बजट में लिख दिया है, आपको नहीं पसंद, आपको लग रहा है इससे काम चल जाता है, एक्स्ट्रा मेंशन है, तो उसको आप कैसे करोगे? तो आप उसके लिए अपोज करोगे। आप उसके पेपर में काट तो नहीं सकता, आप उसके लिए आवाज उठाओगे। तो ये आवाज उठाना है। so sorry। एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा, क्या पावर्स है भाई? राज्यसभा कैन मेक लॉ ऑन स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, उसका नाम ही राज्य है। अंडर आर्टिकल 249। आप लोग मुझे देखकर बता कि आर्टिकल 249 क्या है। ओके, लोकसभा डिसॉल्व्स then राज्यसभा टेक्स ऑल द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा डिसोल्यूशन के बिल्कुल सब्जेक्ट में है। ये डिसॉल्व जैसे हो जाता है कुछ ही टाइम के लिए, बिकॉज न्यू लोकसभा तो आ जाती है, तो उसके सारे फंक्शंस कुछ समय के लिए राज्यसभा डील करता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स क्या है, बस खत्म ही हो गया। नो कॉन्फ्रेंस मोशन, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। लोकसभा ओनली लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं है, लूज हो जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। मनी बिल लोकसभा, ML याद रखना है, ML NL लोकसभा याद रखना है। डेडलॉक, कोई एक मुद्दे पे क्या होता है, दोनों सभा का एक जगह पे आके टाई हो जाता है, तो लोकसभा के लोकसभा के फैसले को, लोकसभा के साइड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, लोगों की सभा है, सबसे ज्यादा सीट्स है इसमें, तो आप थोड़ा सा सब कुछ ऐसे याद रखना है। लास्ट में मैंने अगेन एक मैप डाल दिया है, जस्ट कोई अगर ज्योग्राफी भी तैयार कर रहा है। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे केस इसी तरफ से चल रहे हैं, तो आप देख लीजिए। देखिए ये टर्की, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2-3 सी के आसपास है। ये ब्लैक सी, ये आपका थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखिए ये है टर्की, ओके। ये ऊपर ये ब्लैक सी, बिल्कुल ब्लैक नहीं है लेकिन उसका नाम है। ये मेडिटेरेनियन सी, ये कैस्पियन सी, ये सी है, मतलब इसका नाम सी है बट ये लेक है, ओके। ये ई शेप में है, नॉट एग्जैक्टली कैलीग्राफी नहीं, बट हाँ ये ई शेप की तरह है। गल्फ देख लीजिए, ये है पर्शियन गल्फ, मेरा कर्सर कहाँ चला गया, और ये स्वेज कैनल, ये वाला, ओके ओके। और क्या है, सऊदी अरेबिया, तेल का पूरा खेती, ईरान, इराक, दोनों के जो कैपिटल्स हैं वो एक जैसे साउंड करते हैं। ईरान का तेहरान, ये तो यहाँ पर है, और इराक का बगदाद, इजी याद करने के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए इजराइल, तो देखना पड़ेगा अब, यहाँ पर है, वो उस तरफ मार्क किया हुआ है। ये सीरिया, ओके ओके। बाकी जिनका आने वाला एग्जाम है, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं अगला वीडियो जल्दी ही लाऊं, और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। आई होप बीच में जितनी खांसी में से जो भी हुई है, आप उसको इग्नोर करते हुए थोड़ा इसको समझें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चैप्टर है, और इससे बाहर कुछ नहीं आता, आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।